हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू पैराडाइज एकेडमी। सो डियर फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स के टॉप एमसीक्यूज में लेके आया हूँ जो रिलेवेंट रहेंगे हमारे जीके, एसएसबी, एसएससी, रेलवे एंड बैंकिंग एग्जाम्स जो कि हर साल होते हैं। और स्पेशली जेके एसपी एफडब्ल्यू एस्पिरेंट्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट रहने वाला है। सो टॉपिक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसके आसपास भी आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड है हमारी आरबीआई के। ओके गाइस, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन उससे पहले एक बात, अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को करना है सब्सक्राइब। उसके अलावा एफडब्ल्यू के लिए पढ़ रहे हो तो मैंने मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स अपने एप्लीकेशन में क्रैश कोर्स करवाया हुआ है, आप वहां से उसको एक्सेस करके अच्छा स्कोर कर सकते हो। उसके अलावा जेके एसएसबी वीएलडब्ल्यू एग्जाम जो कि हमारे नवंबर एंडिंग में होना है, जो बच्चे उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो भी मुझसे मैथ्स एंड रीजनिंग कंप्लीट पढ़ सकते हैं और बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपल सा करना है, आपको डाउनलोड करनी है एप्लीकेशन। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, या फिर आप अपने गूगल या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। सो मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, कहता है कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कब स्टैब्लिश किया गया। सो गाइस, इजी सा क्वेश्चन है, आप सब लोगों ने करेक्ट आंसर को टिक किया। ऑप्शन इज 1935, जिसकी आपको पता है कि 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई को एस्टेब्लिश किया गया हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशंस पर। ओके गाइस, सो क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर कुछ ऐसा रहा। हु इज द करंट गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का करंट यानी कि आज के टाइम, आज की डेट में कौन सा गवर्नर है आरबीआई का? दैट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज शक्तिकांता दास। राइट, नेक्स्ट next question we have, which of the following is not a function of RBI? So you have four options given. Option A is issuing currency notes, option B regulating monetary policy, option C is regulating the stock market, and option D is acting yani RBI acting as the banker to the government. So which one is not the function of RBI? You have to pick one option. ओके गाइज, चलिए जी, हमें पता है कि इशूइंग करेंसी नोट्स को इशू करता है आरबीआई, जी हाँ, ये तो फंक्शन होगी आरबीआई की। देन रेगुलेट करता है मॉनेटरी पॉलिसी को, तो ये भी एक फंक्शन हुई ना आरबीआई की, हुई कि नहीं हुई? आप बोलोगे हाँ सर हुई। तो ऑप्शन डी को अगर हम देखेंगे तो ये बैंकर करता है, एक्ट एज बैंकर टू द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के लिए एक बैंक की तरह काम करता है। ठीक, तो ये भी हमें पता है। अच्छा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन सी का ये एक फंक्शन नहीं है आरबीआई का। आरबीआई रेगुलेट करता है मनी मार्केट को, और ये स्टॉक मार्केट हमारा कैपिटल मार्केट में आता है। ठीक है, तो आरबीआई बिल्कुल भी रेगुलेट नहीं करता है स्टॉक मार्केट को। आरबीआई सिर्फ और सिर्फ डील करता है मनी मार्केट्स के साथ, और मनी मार्केट क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, एंड कैपिटल मार्केट क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इतना ही समझ लो, बात खत्म। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द आरबीआई। जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? देखो गाइस, ऑप्शंस हमारे पास है, प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, फॉरेन एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अगर हम देखेंगे, ये चारों चीजें तो मॉनेटरी पॉलिसी से होती है, ये चारों चीजें तो मॉनेटरी पॉलिसी से होती है, लेकिन हमें पूछा गया है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आप बताइए मॉनेटरी पॉलिसी का। ठीक है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज ऑप्शन ए, प्राइस स्टेबिलिटी। ये प्राइस को स्टेबल रखता है हमारे मार्केट्स में, हमारे मार्केट में, हमारी इकोनॉमी में, जो जिसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लेशन हो या डिफ्लेशन हो, वो कंट्रोल में रहता है, उसको किसी हद तक कंट्रोल कर लेता है आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, क्या है वो? प्राइस स्टेबिलिटी। सो देयरफॉर ऑप्शन ए is the correct answer. Right? Next question. Which committee recommended the establishment of the RBI? तो किस कमेटी की रिकमेंडेशंस पर आरबीआई को एस्टेब्लिश किया गया? राइट, तो मैंने कुछ ही मिनट पहले आपको बताया था कि एक कमेटी होती है जिसका नाम होता है हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है, इसकी रिकमेंडेशंस पर 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है, एस्टेब्लिशमेंट होता है। राइट, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन,
what is the minimum statutory liquidity ratio SLR requirement for commercial banks in India? तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है एसएलआर को, एसएलआर की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है कमर्शियल बैंक्स में? पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं ताकि आपको याद आ जाए एसएलआर होता क्या है। ये भी एक फिक्स परसेंटेज होता है जो कमर्शियल बैंक्स को अपने पास रखना होता है। ठीक, ये कैश के फॉर्म में भी और नॉन कैश फॉर्म में भी रख सकते हैं। ओके, सो इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होती है वो होती है गाइस ऑप्शन ए, दैट इज 15%। और अगर आप एसएलआर की बात करेंगे तो ये 18 to 20%, 18 to 20% के बीच में ही ये फ्लक्चुएट करता रहता है हर साल। ओके, हालांकि ये चेंज होता रहता है, ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशंस पे ये चेंज होता है। अच्छा, ये एसएलआर जो होता है या सीआरआर जो होता है, ये किस चीज का होता है? ये होता है गाइस नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, या आप बोलोगे जो नेट डिपॉजिट बैंक के पास होते हैं उसी का ये फिक्स परसेंटेज होता है। और मिनिमम एसएलआर कितना होता है? 15%, कम से कम 15%। अब 15% से ज्यादा तो हो सकता है लेकिन इससे कम एसएलआर नहीं हो सकता क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 15%। ओके गाइस, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक नोट डिनोमिनेशन इज नोन एज द महात्मा गांधी सीरीज इशूड बाय द आरबीआई? तो किसी बैंक नोट को महात्मा गांधी सीरीज के नाम से जाना जाता है जो कि इशू करता है आरबीआई। ठीक, तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, रट्टा मार के याद रखो, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेंसी प्रिंटिंग प्रेस ऑफ द आरबीआई लोकेटेड इन मैसूर कॉल्ड? अब देखो करेंसी प्रेस कितने, आई थिंक चार चार करेंसी प्रेस है टोटल इंडिया में, ठीक है। तो लेकिन जो एक करेंसी प्रेस है ये मैसूर में लोकेट करता है, तो इस करेंसी प्रेस का नाम क्या है, इसको किस नाम से जाना जाता है? सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, ये मैसूर में लोकेट करता है। ओके गाइस, सो आप अभी ये देख सकते हो। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करंट रेपो रेट इन इंडिया? करंट रेपो रेट हमारे इंडिया में क्या है? अभी जो मैं करंट की बात करूंगा तो वो 5% के आसपास है, सो 5% इज द करेक्ट आंसर। लेकिन ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, जब आपका एग्जाम हो तब हो सकता है कि रेपो रेट कुछ और हो, ठीक है। सो देयरफॉर यहाँ पे अभी तक का करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज ऑप्शन सी। लेकिन आपका एग्जाम कब होना है वो आप तब चेक कर लेना, ओके, क्योंकि ये ओवर टाइम, ये टाइम टू टाइम चेंज होता है, ठीक है। और ये इकोनॉमिक कंडीशंस पर डिपेंड करता है, और इसको जो सीआरआर है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, एसएलआर है, इसको आरबीआई अपनी गाइडलाइंस के मुताबिक बदलता रहता है, ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशंस को देखकर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इसको फ्लक्चुएट करता रहता है। लेकिन आप इतना याद रखना कि ये जो सीआरआर है ये 5% के आसपास ही हमेशा फ्लक्चुएट होता है, ऊपर नीचे होता है। ओके, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, which banking regulator in India is responsible for regulating supervising non-banking financial companies NBFCs? ठीक है, कौन सा कौन सी यहाँ पे रेगुलेट करती है, यानी कि कौन सा बैंकिंग रेगुलेटर है इंडिया में जो कि रेस्पॉन्सिबल है, रेगुलेट करता है, सुपरवाइज करता है किनको? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को, एनबीएफसीज को। ओके गाइस, सो ओनली ऑप्शन इज आरबीआई, ठीक है। आरबीआई इज द करेक्ट आंसर, यही रेगुलेट करता है और सुपरवाइज भी करता है किनको? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को, ठीक है। अब कमेंट सेक्शन में आप मुझे दो एग्जांपल्स देना कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के दो एग्जांपल्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके गाइस, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, which committee recommended the introduction the goods and services tax in India? कौन सी कमिटी ने रिकमेंड किया कि आप इंट्रोड्यूस करें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स? अब जीएसटी क्या होता है? जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। इसने क्या किया? इसने रिप्लेस किया किसको? पुराना वाला जो सिस्टम था हमारा, ठीक है, ठीक है, वीएटी, वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडिशन टैक्स, ठीक है। और कुल मिलाकर 17 टाइप्स ऑफ टैक्स को जीएसटी ने रिप्लेस किया, ठीक है। अब जीएसटी किन की रिकमेंडेशंस पे आ गया? सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, केलकर कमेटी, ठीक है। अब जीएसटी कब आ गया, कब इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ, उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके गाइस, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु इज द रेगुलेटर फॉर द इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया? इंश्योरेंस सेक्टर के लिए इंडिया में कौन सा रेगुलेटर है, यानी कि कौन सा इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है इंडिया में, ये कहने का सिंपल सा मतलब है। ठीक, तो हमें पता है आरबीआई को इंश्योरेंस के साथ कोई लेना देना नहीं है। सेबी स्टॉक एक्सचेंज यानी कि कैपिटल मार्केट के साथ डील करता है। पीएफआरडीए तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। सो ओनली ऑप्शन जो आपको दिख रहा है वो है आईआरडीएआई। ठीक है, दिस कॉल्ड ऑप्शन एलिमिनेशन। ओके, सो आईआरडीए की फुल जो फॉर्म है वो है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यही रेगुलेट करता है हमारे इंश्योरेंस सेक्टर को। ठीक है, थोड़ा सा हट की क्वेश्चन था लेकिन पढ़ना ही पड़ेगा। ओके जी, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ऑफ द आरबीआई? मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो होती है आरबीआई की, उसका फंक्शन क्या है? अगर हम देखेंगे तो आरबीआई की तो ये चारों के चारों फंक्शंस हमें दिख रहे हैं। आरबीआई के चारों के चारों ये तो फंक्शंस है, लेकिन इसकी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है उसका फंक्शन क्या है? उसका फंक्शन क्या है? क्या वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या इशू करता है करेंसी नोट्स? नो, ये तो आरबीआई इशू करता है। सेट, क्या ये सेट करता है इंटरेस्ट रेट्स? हाँ जी, इंटरेस्ट रेट्स, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एमएसएफ। ठीक है, ये सारा तो कौन करता है? सेट करता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करता है। रेगुलेटिंग बैंक्स, क्या ये रेगुलेट करता है बैंक्स को? कमेटी रेगुलेट करती है बैंक्स को? नो, नॉट एट ऑल। होल एंड सोली बॉडी जो है वो आरबीआई है, वो रेगुलेट करेंगी बैंक्स को। मैनेजिंग गवर्नमेंट फाइनेंसेस, मैनेज गवर्नमेंट के फाइनेंसेस को मैनेज कौन करता है? आरबीआई करता है इन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या बोलना है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उसका मेनली फंक्शन क्या है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए जी, नेक्स्ट। Which committee recommended the introduction of the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana PMJDY? Again factual question है लेकिन एग्जाम में आ सकता है। So option is given are रघुराम राजन कमेटी, कैलकार कमेटी, शक्तिकांता दास कमेटी, नचिकेत कमेटी। तो मैं तुक्का मारता हूँ, नचिकेत मोर कमेटी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट। What is the maximum limit for FDI foreign direct investment in private sector banks in India? इंडिया में जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होते हैं उनमें, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की मैं बात कर रहा हूं, उनमें एफडीआई का मैक्सिमम लिमिट कितना है? ठीक, वो है गाइस ऑप्शन सी 74%। 74 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, ये प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स क्या होता है? देखो गाइस, अगर कोई बैंक है, कोई बैंक ए है, ठीक है, उसमें प्राइवेट का शेयर है 50% से ज्यादा और गवर्नमेंट का शेयर है 50% से कम, तो उसको प्राइवेट सेक्टर कहेंगे, प्राइवेट सेक्टर बैंक कहेंगे। ये मतलब रट्टा मार के आप इस तरीके से याद रख सकते हो, हालांकि ये इतना ही नहीं है, इसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो और ज्यादा है इससे। और अगर आपके पास और एक बी है, उसमें प्राइवेट का शेयर है लेस देन 50% और गवर्नमेंट का शेयर है मोर देन 50%, तो उसको हम पब्लिक सेक्टर बैंक कहेंगे। ठीक है, ये मोटा मोटा मैंने कहा कि आप इस तरीके से याद रख सकते हो, हालांकि इतना ही ये कंसेप्ट नहीं है। ओके, तो चलिए जी, नेक्स्ट। विच ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट्स एंड सुपरवाइजेज द इंडियन मनी मार्केट? इंडियन मनी मार्केट को कौन सा रेगुलेट करता है या कौन सा सुपरवाइज करता है? तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइए। तो ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक तो रेगुलेट करता है और उसके अलावा सुपरवाइज भी करता है किसको? मनी मार्केट को। मनी मार्केट क्या होता है? शॉर्ट टर्म मार्केट होता है। ठीक, तो आपने अकाउंटेंट्स में भी पढ़ा होगा। उसके अलावा इससे भी देख लीजिएगा आप, से भी क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये रेगुलेट करता है या सुपरवाइज करता है किसको? कैपिटल मार्केट को। उसके अलावा नाबार्ड है, ठीक है, ये रूरल बैंक्स वगैरह उसको सुपरवाइज करता है। उसके बाद आईआरडीएआई, अभी मैंने बोला इंश्योरेंस सेक्टर को ये रेगुलेट एंड सुपरवाइज करता है। ओके, तो चलिए जी, देयरफॉर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट question is, what is the term used for interest rate at which RBI lends money to commercial banks for longer durations? कौन सी टर्म हम यूज करेंगे जब आरबीआई, देखो बेटा, ये है हमारे पास कहाँ गया? लो जी, आपकी किस्मत कमाल की, पेन ही नहीं लिखता। चलिए जी, थोड़ा सा मैं ये एक्सप्लेन करूंगा आपको।
चलिए, होता नहीं है। चलो इसी तरीके से आप समझ लो कि आरबीआई जो लॉन्ग ड्यूरेशंस के लिए, जो लॉन्गर ड्यूरेशंस के लिए ये लोन देता है, लैंड देता है, मनी करता है कमर्शियल बैंक्स को, लेकिन ये लॉन्ग टाइम के, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, तो इसको हम कहते हैं बैंक रेट। अगर शॉर्ट टर्म के लिए देगा उसको हम कहेंगे रेपो रेट। और अगर कमर्शियल बैंक्स आरबीआई को लैंड करेगी पैसे फॉर ए शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको हम कहेंगे रिवर्स रेपो रेट। और अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अगेंस्ट ये लैंड करेगा पैसे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को, तो उसको हम कहेंगे एमएसएफ, यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। ओके, तो ऑप्शन ऑप्शन कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म इंटरेस्ट रेट आरबीआई प्रोवाइड्स लोन्स टू कमर्शियल बैंक्स अगेंस्ट द कोलेटरल? यहाँ पे कोलेटरल मतलब हमें गिरवी रखना होता है कुछ। ये अब देता है कमर्शियल बैंक्स को ही देता है, लेकिन उनको गिरवी रखने पड़ते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, तो उस रेट को हम एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट नाम रखते हैं। एंड सॉरी फॉर इंटरप्शन के मतलब थोड़ा सा इसमें गड़बड़ी होती है, कभी कभी ये लैग करता है, हैंग जैसा होता है। ओके गाइज, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वी हैव, कहता है विच कमिटी रिकमेंडेड द एडॉप्शन ऑफ द इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क इन इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी? कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया कि आप एडॉप्शन कीजिए इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क को इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी में? ठीक है, तो ये एक ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उर्जित पटेल कमेटी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। Next question we have, which regulatory body in India is responsible for regulating and supervising credit information companies and credit bureaus? कौन सी regulatory body इंडिया में responsible है जो कि regulate करती है और supervise करती है किनको? credit information companies को और क्रेडिट ब्यूरोज को। सो ऑप्शन ए इज द ओनली आंसर, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इनको क्या करता है? सुपरवाइज करता है और रेगुलेट भी करता है किनको? क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the term for the percentage of bank's total deposits that is must hold in the form of cash reserves with the RBI? ठीक है, कौन सी टर्म हम यूज करेंगे कि अगर आपके पास कोई ये हो गया कमर्शियल बैंक और ये हो गया आरबीआई, ठीक है, आरबीआई, तो अब इस कमर्शियल बैंक को कोई फिक्स परसेंटेज से फॉर एग्जांपल 5%, ठीक है, कैश में रिजर्व रखना पड़ेगा आरबीआई के पास, आरबीआई के पास। और ये ओब्लिगेशन है, इस चीज से इनकार भी नहीं कर सकता कमर्शियल बैंक, ठीक है। इसको ये मस्ट यानी कि जरूरी ये रखना पड़ेगा, कैश की फॉर्म में रखना पड़ेगा आरबीआई के पास। और ये फिक्स परसेंटेज होता है किसका? टोटल डिपॉजिट्स का। या हम अगर थोड़ा कहेंगे एनडीटीएल का, तो वो एक प्रिसाइज टर्म हो जाएगी, ठीक है गाइज। तो इसको हम क्या कहते हैं? इस टर्म को एसएलआर कहते हैं। नो, एसएलआर नॉन कैश बेसिस पे कमर्शियल बैंक अपने पास भी रख सकता है, ठीक है। यानी कि कैश और नॉन कैश दोनों सूरतों में एक कमर्शियल बैंक अपने पास उसको रखना होता है। और एसएलआर यूजुअली क्या होता है हमारे पास इंडिया में 18 to 20% रहता है, ठीक है। और ये ऑप्शन तो नहीं है, हट गया। ओके, देन सीआरआर, यस, सीआरआर इज द करेक्ट आंसर, कैश रिजर्व रेशियो हम इस चीज को कहते हैं जब एक कमर्शियल बैंक को एक अपने डिपॉजिट्स का एक फिक्स परसेंटेज आरबीआई के पास कैश की सूरत में रखना होता है, ठीक है। और इस पे इसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट question, which financial institution was originally established as the Imperial Bank of India and later nationalized to become a part of RBI? कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसको ओरिजिनली जब वो उसको एस्टेब्लिश किया गया तो उसको कहा जाता था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और जब बाद में वो नेशनलाइज हुआ तो वो पार्ट बना किसका? आरबीआई का। तो आपने ये पढ़ा होगा नोट्स में भी है अपने, आप जब भी कोई आरबीआई का टॉपिक पढ़ते हो तो उसमें ये बात जरूर सामने आ जाती है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था, राइट। चलिए जी, next question we have, what is the term for the risk that a bank may not have enough cash on hand to meet its withdrawal obligations?
ड्यूरिंग ए बैंक रन और फाइनेंशियल क्राइसिस। जब बैंक रन होता है या फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं, तब क्या काम होता है, बैंक के साथ एक घटना घट जाती है कि लोग विड्रॉल के लिए आते हैं लेकिन बैंक के पास उतना पैसा नहीं होता है। से फॉर एग्जांपल बैंक के पास है 5 रुपए, ठीक है, और लोग आ गए वो बोलते हैं हमें विड्रॉ करने 10 रुपए, या आप मान लो बैंक के पास है 5 लाख, ये तो थोड़ी कंजूसी होती है ना रुपीज में बात करना, ठीक है, और कस्टमर आगे इसके उनको 10 लाख रुपए लेने हैं, लेकिन बैंक के पास अब सफिशिएंट कैश नहीं, एनफ कैश नहीं है, तो लेकिन ओब्लिगेशन है 10 लाख की, बैंक के पास सिर्फ है 5 लाख रुपीज। तो इस टर्म को, इस कंडीशन को, ठीक है, इस तबाही को हम कहते हैं लिक्विडिटी रिस्क। क्या कहते हैं बेटा, लिक्विडिटी रिस्क कहते हैं, ठीक है। ये यूजुअली कब आती है, ड्यूरिंग फाइनेंशियल क्राइसिस। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, question number next we have, which regulatory body in India oversees the function of a stock exchange and protects the interests of investors in the securities market। अब देखो जो सिक्योरिटीज मार्केट है उसमें इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन अब ये अपने आप में रिस्क होता है, ठीक है। अब इस स्टॉक एक्सचेंज में किसी ने मतलब सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया तो उनको हम इन्वेस्टर्स कहेंगे, लेकिन उनको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करता है उनके इंटरेस्ट्स को, किनके, इन्वेस्टर्स के। तो वो कौन सी रेगुलेटरी बॉडी उनको प्रोटेक्ट करती है या देखभाल करती है, ठीक है, या फंक्शनिंग के लिए काम करती है, फंक्शनिंग देखती है स्टॉक एक्सचेंज की, तो उस रेगुलेटरी बॉडी को हम कहेंगे SEBI, स्टॉक्स एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना, द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से भी यही क्या करता है, स्टॉक एक्सचेंज को और एक तो स्टॉक एक्सचेंज को देखता रहता है और प्रोटेक्ट करता है किनके इंटरेस्ट्स को, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट्स को, जो कि इन्वेस्ट करते रहते हैं किसमें, सिक्योरिटीज मार्केट में। गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट, in the context of India's foreign exchange service, what is the term for the currency or assets held by RBI to maintain stability in exchange rates to meet international payment obligations? ठीक है, कहता है इंडिया के कंटेक्स्ट में, इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के कंटेक्स्ट में कौन सी टर्म हम यूज करेंगे, कब, जब आरबीआई अपने पास रखता है क्या, करेंसी या फिर एसेट्स, क्या रखता है, करेंसी या फिर एसेट्स आरबीआई अपने पास रखता है। क्यों रखता है, ताकि वो मेंटेन कर सकते, ताकि वो मेंटेन कर सके, स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सके, कहाँ पे, एक्सचेंज रेट्स, और ये जो इंटरनेशनल पेमेंट ऑब्लिगेशंस है उनको फुलफिल कर सके, ठीक है। तो इस टर्म को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं फॉरेन करेंसी एसेट्स, फॉरेन करेंसी एसेट्स। अब करेंसी या एसेट्स अपने पास रखता है आरबीआई, तो जाहिर सी बात है एसेट वर्ड तो यूज हो गया होगा। उसके अलावा ऑप्शन एलिमिनेशन से भी हम जा सकते थे, SDR यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स या हार्ड करेंसी के रिलेटेड एक टर्म होती है। आपको अगर मैंने कभी इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो मैं आपको ये जरूर बताऊंगा। और गोल्ड रिजर्व्स क्या होते हैं, कि गोल्ड रिजर्व्स आपको पता ही है कि कहाँ कहाँ पे गोल्ड रिजर्व्स होते हैं, ठीक है। अब गोल्ड रिजर्व एक तो हो गया कहीं पे गोल्ड है उसको भी हम गोल्ड रिजर्व्स कहेंगे, और दूसरा हो गया हम गोल्ड को रिजर्व गिरवी वगैरह रखते हैं, अपने पास रखेंगे, बैंक के पास रखेंगे, तो उसको भी हम गोल्ड रिजर्व ही कहेंगे। और तीसरा होता है फॉरेक्स लाइबिलिटीज, तो ये भी इसका ऑप्शन मतलब हो ही नहीं सकता, ठीक है। सो देयरफॉर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको पता है एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हो कि FCAs आर द फॉरेन करेंसी और एसेट्स हेल्ड बाय, ये कौन करता है, आरबीआई। क्यों करता है, ताकि मेंटेन करे एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी को, और जो ये इंटरनेशनल पेमेंट ऑब्लिगेशंस होती है जो कि एक कंट्री को पे करनी पड़ती है, तो उसको भी ये मीट फुलफिल कर सके, ठीक है। ये तभी कर सकेंगे जब इसके पास कुछ होगा, तो इसलिए ये अपने पास रखते हैं करेंसी या फिर एसेट्स को, ठीक है गाइस। तो ये थे कुछ टॉप एमसीक्यूज जो कि इकोनॉमिक्स से थे। अपना स्कोर, अपना मतलब आपसे कितने क्वेश्चंस नहीं हुए वो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट किसी एमसीक्यू सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, और मेहनत करते रहिए।